नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। दोस्तों, आज फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा और बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके आया हूँ, जिसका नाम है बिलियन सॉल्यूशन। ऑब्वियसली बिलियन से तो सिलेबस के अनुसार 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं बिलियन, जो आपके बुक में होंगे, उसमें 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन बिलियन से कम तो 8 से 10 मार्क्स के सवाल आते हैं ओरिजिनली। अगर आप एग्जामिनेशंस की बात करो तो इस चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री के इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिलियन से, लगभग 8 से 10 नंबर का। ये बिलियन चैप्टर से टोटल 8 से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और सारे एकदम बेहद ही आसान से सवाल होते हैं, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस तो फिक्स होगा, बाकी दो नंबर के सवाल होंगे और 2 या 3 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये बिलियन चैप्टर बेहद ही आसान है और साथ में आज डिस्कशन शुरू करते हैं इसका। देखिए, क्वेश्चंस की बारी बिलियन के। सबसे पहले अगर क्वेश्चंस की बात करें तो बिलियन में सबसे पहला क्वेश्चन हेनरी का नियम क्या होता है, यानी हेनरी के नियम को परिभाषित करें। तो हेनरी के नियम आपने पढ़ा होगा, इसमें काफी सारे नियम आएंगे। हेनरी के नियम आएंगे, राउल्ट के नियम आएंगे और दोनों के दोनों नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम क्या होता है, आप आइए इसको समझें। तो हेनरी का नियम होता है, अब हेनरी जो था एक साइंटिस्ट था, उसने जो नियम दिया था वो नियम दिया था द्रव और गैस के विलयनों पे। जब किसी द्रव में गैस को मिलाओगे तो गैस और द्रव का विलयन होगा, और उस विलयन पे उसने एक नियम दिया था जिसको हम हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। तो क्या कहा था हेनरी ने? हेनरी बोला था कि स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर किसी पानी में आप गैस को डाल रहे हो या किसी द्रव में आप अगर गैस को डाल रहे हो तो जितनी ज्यादा गैस की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा गैस का प्रेशर लगाना होगा। अगर किसी द्रव की बात करो, द्रव में गैस को डालो, ऐसे ऐसे घोल दो, घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा, इतना आसानी से तो घुलेगा नहीं। तो द्रव में गैस को घोलना कैसे है? तो द्रव में जब गैस को घोला जाता है तो उस गैस का अपना कुछ एक प्रेशर लगाना होता है। आप अपने तरफ से उसमें क्या लगाओगे? एक प्रेशर लगाओगे। तो कितना प्रेशर लगाओगे? तो जितनी अमाउंट में गैस होगी उसके अकॉर्डिंग प्रेशर लगाओगे। अगर 1 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर गैस को घोल रहे हो तो उसके हिसाब से प्रेशर। अगर 200 मिलीलीटर गैस को घोलोगे तो उसके हिसाब से प्रेशर। तो जितनी ज्यादा गैस की मात्रा आप अगर पानी में आपको घोलना है तो उतना ही ज्यादा आपको प्रेशर लगाना होगा। तो ये होता है समानुपाती का मतलब कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, जो गैस का आंशिक दाब होगा उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी जितनी ज्यादा गैस का प्रेशर उतना ही ज्यादा गैस का मोल अंश, यानी उस गैस की मात्रा। गैस की मात्रा ज्यादा होगी तो गैस का प्रेशर भी ज्यादा लगाना होगा। ये बोला था हेनरी साहब ने। तो हेनरी के नियमानुसार क्या होता है, इसमें टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर स्थिर होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, हेनरी का नियम कहलाता है। अब इसमें इसके फॉर्मूला की अगर बात कर लो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब। तो गैस के आंशिक दाब को क्या लिखेंगे? पीजी, प्रेशर ऑफ गैस, किसके समानुपाती होगा? मोल अंश के समानुपाती होगा। मोल अंश को अपन किससे इंडिकेट करेंगे? एक्स से। एक्स जी मतलब इसका हुआ मोल फ्रैक्शन, मोल अंश ऑफ गैस, और ये प्रेशर ऑफ गैस। अब इस समानुपाती को आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, और उस कांस्टेंट के वैल्यू को क्या बोलोगे? के एच। हेनरी का नियम है ना, तो हेनरी के नियम में कौन सा कांस्टेंट आएगा? के एच। तो ये आपका हेनरी का नियम है। तो प्रेशर ऑफ गैस बराबर के एच इंटू मोल प्रभाज ऑफ गैस, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। किसी गैस का दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, हेनरी का नियम कहलाता है। अगर इसमें ग्राफ की अगर बात कर लो तो ग्राफ किस प्रकार से बनेंगे? एग्जामिनेशंस में जो फॉर्मूले आएंगे उसमें आपको ग्राफ भी बना दोगे। तो ये फॉर्मूले के साथ अगर क्वेश्चंस आ जाए तो फॉर्मूले के साथ अगर ग्राफ बना दोगे तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, मार्क्स देने में मार्क्स कट नहीं होंगे, टोटल मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें ग्राफ किसके बीच बनेगा? ग्राफ बन जाएगा गैस के दाब और गैस के मोल प्रभाज। ग्राफ बन जाएगा गैस के दाब में और गैस के मोल प्रभाज के बीच में ग्राफ बनेगा ये। अब दोनों एक दूसरे का समानुपाती है, तो समानुपाती का ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है? कैसा बनता है? ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ये सरल रेखा की समानुपाती का। तो हेनरी का नियम आप अच्छे से कर लो, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, हेनरी का नियम कहलाता है। और हेनरी का नियम यानी प्रेशर ऑफ गैस समानुपाती मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस,
यानी प्रेशर ऑफ गैस यानी गैस का दाब इक्वल टू समानुपाती को हटाओगे तो हेनरी स्थिरांक का वैल्यू आएगा इनटू xg मतलब मोल अंश का गैस का मोल अंश की वैल्यू आएंगे और स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका बना दो पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है कि राउल्ट का नियम द्रव द्रव का विलयन और हेनरी का नियम अभी आपने पढ़ा था। हेनरी का नियम होता है द्रव और गैस का विलयन, लेकिन राउल्ट का नियम होगा द्रव द्रव का विलयन। अब देखो राउल्ट का नियम क्या होता है। द्रव्य विलयन में, द्रव्य मतलब द्रव द्रव का विलयन। अब इस विलयन में विलेय और विलायक होंगे। किसी भी विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक। अब राउल्ट के नियम की अगर आप बात करो तो इसके द्रव्य विलयन होंगे और उस द्रव्य विलयन में विलेय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव, दोनों द्रव अवस्था में होंगे। तो द्रव्य विलयन मतलब द्रव द्रव का विलयन, एक द्रव विलेय तो एक विलायक, या तो फिर ये विलायक या तो फिर ये विलेय। अब द्रव्य विलयन में किसी एक द्रव का आंशिक दाब उस द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी अगर कोई द्रव आपके पास है, दो द्रव है, दोनों का आपस में मिला दिए हो तो क्या बन गया, द्रव द्रव का विलयन बन गया। और उस द्रव में अगर बात करें कि किस द्रव का मोल प्रभाव ज्यादा होगा यानी किसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो जिस द्रव की मात्रा ज्यादा होगी उसका दाब भी ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल एक समझो, छोटा सा डायग्राम बना के कि इस तरह से ये देखो, ये एक कंटेनर और ये एक कंटेनर, दो कंटेनर है आपके पास। इन दोनों में क्या रखा है, द्रव। इसमें है द्रव 1 और इसमें है द्रव 2। ठीक है, द्रव 1 है, द्रव 2 है। ये है आपका द्रव 1 और ये है आपका द्रव 2। अब द्रव 1 का कुछ वाष्प दाब बनेगा, कुछ वेपर प्रेशर बनेगा ना, इसका भी कुछ वेपर प्रेशर बन रहा है। ये द्रव 2 की अगर बात करो तो इसका भी अपना कुछ वाष्प दाब होगा। तो दोनों विलयन, दोनों द्रव अपना अपना वाष्प दाब बनाएगा। अगर इसी में क्या करो, एक और कंटेनर लो और इस कंटेनर में क्या करो, दोनों विलयनों को, दोनों द्रव को आपस में डाल दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रव 1 प्लस द्रव 2 का विलयन। यानी इस कंटेनर में द्रव 1 भी है और द्रव 2 भी है। तो अगर इसकी बात होगी तो जब दोनों विलेय और विलायक यानी एक विलेय दूसरा विलायक जब दोनों का आपस में मिलाया हो तो इसका भी कुछ वाष्प दाब बनेगा, विलयन का वाष्प दाब बनेगा। क्लियर है बातें? चलो आगे देखो। अगर इसमें बात आए कि जब द्रव 1 को भी इसमें मिलाया, द्रव 2 को भी इसमें मिलाया, तो ये जो द्रव 1 द्रव 2 का विलयन है, तो इस विलयनों में किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, ये सवाल मन में आएगा। द्रव 1 का वाष्प दाब ज्यादा होगा कि द्रव 2 का वाष्प दाब ज्यादा होगा, मन में आएगा ना सवाल। तो ये सिंपल सी बात है कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो जो द्रव की मात्रा ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। अगर मान लो ये 500 मिलीलीटर है, ये 700 मिलीलीटर है, ये आपके पास 500 मिलीलीटर में है, ये 700 मिलीलीटर में, दोनों को मिला दो तो विलयन बन गया 1200 मिलीलीटर का। द्रव 1 है 500, द्रव 2 है 700, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका दाब भी ज्यादा बनेगा। तो द्रव 2 की मात्रा 700 यानी 200 मिलीलीटर ज्यादा है, तो द्रव 2 का वाष्प दाब ज्यादा होगा। क्लियर है बातें? द्रव 2 का वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो जिसकी मात्रा ज्यादा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा। यह है अपना राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का कहना था कि अगर दो द्रव को आपस में मिलाए हो, द्रव द्रव के विलयन में किसी एक द्रव का आंशिक दाब, किसी एक द्रव की अगर बात होगी, किसी एक द्रव का आंशिक दाब उस द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती। जिस द्रव के प्रेशर की बात होगी तो उसी द्रव का मोल प्रभाज भी ज्यादा होगा। ये बोला था राउल्ट के नियम। राउल्ट के नियम के अनुसार ये चीजें होती। तो आप इसमें एक फॉर्मूला बेसिस पे क्या कर सकते हो, राउल्ट के नियम अनुसार किसी एक द्रव का आंशिक दाब उस द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम कहलाता है। अब यहां से हम इसका डिफिनेशन क्या देख लेंगे, सूत्र क्या देख लेंगे। तो अगर मान लो द्रव 1 की बात करो तो P1, द्रव 1 का वाष्प दाब P1, P1 समानुपाती x1, मतलब पहले द्रव का वाष्प दाब पहले द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती। अगर इस समानुपाती को हटाओगे तो एक कांस्टेंट का वैल्यू आएगा जिसको बोलोगे P1 नॉट इंटू x1। क्या बोलोगे इसको? P1 नॉट इंटू x1। ये पहले द्रव की बात होगी। अगर दूसरे द्रव की बात कर लो तो दूसरे द्रव का आंशिक दाब दूसरे द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती, और इस समानुपाती को हटाओगे तो एक कांस्टेंट का वैल्यू आएगा P2 नॉट इंटू x2 और ये x2। दूसरे द्रव का आंशिक दाब दूसरे द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती। पहले द्रव का आंशिक दाब पहले द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती और दूसरे द्रव का आंशिक दाब दूसरे द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती। इसी को क्या बोलेंगे? राउल्ट का नियम। फिर से देख लो,
द्रवीय द्रव द्रव के विलयन में किसी एक द्रव का आंशिक दाब उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती, उसी द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। क्लियर है बातें? अब इसमें छोटा सा एक ग्राफ आएगा। देखो ग्राफ क्या आएगा, छोटा सा, इसमें एक छोटी सी ग्राफ आएगी, तो उस ग्राफ को अगर बना दोगे तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। ये देखो ग्राफ क्या होता है, अगर मान लो एक बिंदु हमने ये लिया, दूसरा बिंदु ये लिया, द्रव द्रव का विलयन होगा। अगर यहां से मान लेते हैं कि द्रव 1 का मोल प्रभाज आपके पास, द्रव 1 का मोल प्रभाज जीरो है और द्रव 2 का मोल प्रभाज 1 है। द्रव 1 का मोल प्रभाज 0 है, अच्छा 1 मान लो, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। द्रव 1 का मोल प्रभाज 1 है, द्रव 2 का मोल प्रभाज 0 है, और इस बिंदु पर आते आते द्रव 1 का मोल प्रभाज 0 हो गया और द्रव 2 का मोल प्रभाज बढ़ के 1 हो गया। ठीक है, तो द्रव 1 का मोल प्रभाज बढ़ के अगर 1 हो गया तो इस बिंदु को हमने मान लिया P2 और इस बिंदु को हमने मान लिया P1, यानी पहले द्रव का और ये दूसरे द्रव का। ठीक है, अब यहां से देखो, पहला द्रव का मोल प्रभाज 1 से 0 पर जाएगा, 1 से 0 यानी 1 से 0 तक जाएगा, मतलब घटेगा ना। ये इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में x1 1 से आ रहा है 0, तो ये घट के कहां चला आएगा, ये आपका घट के आ जाएगा नीचे। ये देखो ध्यान से, घट के कहां चला गया, ये घट के आ गया नीचे। ठीक है, इस बिंदु पर दूसरे द्रव की बात करो, इस बिंदु पर दूसरा द्रव है x2 यानी मैक्सिमम है मोल प्रभाज, और इस बिंदु पर x2 बराबर 0 यानी मिनिमम है। तो इस बिंदु से घट के यहां पर आ गया ये बिंदु क्या हो गया, इस बिंदु पर दूसरे द्रव का मोल प्रभाज 1 से घट के 0 हो गया, तो 1 से घट के कहां चला गया 0। ठीक है, और इन दोनों विलयनों को मिला दो इस तरह से, इस बिंदु और इस बिंदु को क्या करो आपस में मिला। ठीक है, तो ये बन गया P टोटल बराबर P1 प्लस P2, और ये है आपका P1 का और ये है आपका P2 का। ठीक है, ये अगर ग्राफ बना दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। पहले बात को समझो, फिर से इसको आप समझ लो। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम होता है द्रव द्रव के विलयन पे आधारित है राउल्ट का नियम। जब दो द्रव को आपस में मिलाए हो तो एक द्रव द्रव का विलयन बनेगा, और उस द्रव द्रव के विलयन में जिस द्रव की मात्रा आपने ज्यादा डाला उसका वाष्प दाब ज्यादा बनेगा, जिस द्रव की मात्रा आपने कम डाला उसका वाष्प दाब कम बनेगा। तो राउल्ट का कहना था कि किसी खास द्रव का, यानी कोई भी एक द्रव का, किसी एक द्रव का मोल प्रभाज, किसी एक द्रव का आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हेनरी का नियम राउल्ट का नियम कहलाता है। राउल्ट का नियम P1 पहले द्रव का आंशिक दाब पहले द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती, दूसरे द्रव का आंशिक दाब दूसरे द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती। इस समानुपाती को हटाओगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा P1 नॉट पहला द्रव के लिए, और दूसरे द्रव के लिए कांस्टेंट का वैल्यू आएगा P2 नॉट। ये आप फार्मूले को याद रखना, पूरे नंबर मिलेगा। अगला सवाल है, परासरणी दाब को परिभाषित करें। परासरणी दाब क्या होता है, ध्यान देना। परासरण और परासरणी को समझना जरूरी है। परासरणी दाब होता है कि जब निम्न सांद्र विलयन के अणु, ये देखो एक छोटा सा डायग्राम देके समझ लो परासरणी दाब क्या होता है। मान लो आपके पास एक कंटेनर है ऐसा और दूसरा कंटेनर है ऐसा, ठीक है, दो कंटेनर है। अब इस दोनों कंटेनर में विलयन रखा है, इसमें भी विलयन है और इसमें भी विलयन है। अब क्या करो, इस दोनों कंटेनर को आपस में जोड़ दो एक पाइप के द्वारा। इस दोनों कंटेनर के विलयनों को आपस में क्या करो, जोड़ दो, और बीच में आप लगा दो यहाँ पे एक ऐसा यंत्र जिसका नाम है SPM। ये आपके पास क्या लगा हुआ, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। इसका मतलब है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखो, ये जो कंटेनर में विलयन आप लगा रखे हो ये है निम्न सांद्र वाला। कैसा है, निम्न सांद्र का। और इस कंटेनर में जो विलयन है ये है उच्च सांद्र वाला। क्लियर, ये कैसा है, उच्च सांद्र का। ठीक, जब निम्न सांद्र के अणु SPM के द्वारा उच्च सांद्र वाले विलयन के अणु की ओर स्वतः प्रवाह होने लगती है तो वह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। बात को समझो, जब निम्न सांद्र वाले विलयन के अणु SPM के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्र वाले अणुओं की ओर स्वतः प्रवाह होने लगे तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परासरण कहलाएगी। ये झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बट हमको दिखते नहीं है, लेकिन छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली।
जब निम्न सांद्र वाले विलयन के अणु एसपीएम के द्वारा यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्र वाले विलयन के अणुओं की ओर स्वतः प्रवाह होने लगे तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परासरण कहलाएगी। अब इस परासरण की प्रक्रिया को रोकना है। क्या करना है? ये जो परासरण प्रक्रिया हो रहा है इसको रोकना है। अब इसको रोकने के लिए ऐसा क्या करोगे कि इधर से इधर जो अणु ट्रांसफर हो रहे हैं इसके द्वारा ये ट्रांसफर होना रुक जाए, स्थानांतरण होना बंद हो जाए। तब इसमें क्या करोगे? उच्च सांद्र वाले विलयन के अणुओं के ऊपर दाब लगाओगे। कौन सा दाब लगाओगे? एक दाब लगाओगे और उसी दाब को आप क्या बोलोगे? परासरणी दाब। क्लियर है बातें? इसी दाब को आप क्या बोलोगे? परासरणी दाब। जब निम्न सांद्र वाले विलयन के अणु के ऊपर दाब लगाओगे तो जैसी प्रेशर लगाओगे तो इधर से जो आ रहा था वो आना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर? तो इसी दाब को आप क्या बोलोगे? परासरणी दाब। ध्यान दो, जब निम्न सांद्र वाले विलयन के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा यानी एसपीएम के द्वारा उच्च सांद्र विलयन के अणु की ओर प्रवाह होती है। जब निम्न सांद्र वाले विलयन के अणु एसपीएम के द्वारा उच्च सांद्र वाले विलयन के अणु की ओर प्रवाह होती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण। तो यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। एवं इसी परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, ये जो आपका परासरण प्रक्रिया हो रहा है, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए उच्च सांद्र विलयन के अणुओं के ऊपर, इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए उच्च सांद्र विलयन के अणुओं के ऊपर जो दाब लगाया जाता है, उसी को क्या बोलोगे आप? परासरण दाब के नाम से जानोगे। क्लियर है बातें? फिर से, जब निम्न सांद्र वाले विलयन के अणु एसपीएम के द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्र विलयन के अणु की ओर स्वतः प्रवाह होती है तो वह प्रक्रिया कहलाती है परासरण। और एवं इसी परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जब उच्च सांद्र विलयन के अणुओं के ऊपर जो दाब लगाया जाता है उसी को आप क्या बोलोगे? परासरणी दाब। या अगला सवाल है, आदर्श और अनादर्श विलयन को परिभाषित करें। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है? देखो, आदर्श विलयन क्या होगा? आदर्श विलयन वैसे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं एवं ताप परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन उसको बोलेंगे, एक लाइन में याद रखो, आदर्श विलयन वैसा विलयन होता है जो किसी भी सांद्रता, किसी भी टेम्परेचर की आप बात कर लो, वो पे राउल्ट का नियम का हमेशा पालन करेगा। किसी भी सांद्रता कुछ भी हो जाए, तापमान कुछ भी हो जाए, वो हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करेगा। उसी को आप क्या बोलोगे? आदर्श विलयन के नाम से जानोगे। आदर्श विलयन वैसे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, वह आदर्श विलयन कहलाता है। अब यहां से राउल्ट के नियम का पालन करेगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। कैसे? अब देखो, आदर्श विलयन की अगर बात करो तो आदर्श विलयन में P1 बराबर P1 नॉट इंटू x1 होगा और P2 बराबर P2 नॉट इंटू x2 होगा। ठीक है? और P टोटल बराबर P1 प्लस P2 होगा। ये आदर्श विलयन का रूल है। ये आदर्श विलयन होने के लिए ये चीजें संभव है। P1 बराबर P1 नॉट इंटू x1, ये राउल्ट का नियम, ये भी राउल्ट का नियम, और P टोटल P1 प्लस P2। तो वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है वह कौन सा विलयन कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। अब आदर्श विलयन की अगर बात करो तो आदर्श विलयन में डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है और डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू भी 0 होता है। बस ये बातें याद रखो, डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0। यानी हीट की मिक्सिंग, जब दोनों विलयनों का हीट को मिलाओगे, तो वो 0 के बराबर होगा और वॉल्यूम भी इसके विलयन के 0 के बराबर होंगे। ऐसे कुछ रूल होते हैं इसमें। दूसरे आ जाओ, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता, जस्ट उल्टा। वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, वो कौन सा विलयन कहलाएगा? वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। अनादर्श विलयन की अगर बात कर लो तो अनादर्श विलयन में P1 डज नॉट इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1 और P2 भी डज नॉट इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2 और P टोटल डज नॉट इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ये आपका रूल है अनादर्श विलयन होने का। यानी इस अनादर्श विलयन में डेल्टा H मिक्सिंग डज नॉट इक्वल्स टू 0 और डेल्टा H मिक्सिंग यानी वॉल्यूम, डेल्टा भी वॉल्यूम डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये है आपके अनादर्श विलयन होने के कंडीशन। क्लियर है बातें? आदर्श विलयन वैसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है।
अनादर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अगला सवाल है विपरीत प्रसरण को परिभाषित करें। तो विपरीत प्रसरण को समझने के लिए आपको प्रसरण और प्रसरण दाब को समझना होगा, जो कि पहले मैंने समझा चुका हूं। विपरीत प्रसरण प्रसरण दाब क्या होता है? सबसे पहले प्रसरण की बात करो तो प्रसरण होता है जब निम्न सांद्र के अणु जब उच्च सांद्र के अणुओं की ओर एसपीएम के द्वारा प्रवाह होने लगे तो वह प्रक्रिया प्रसरण कहलाती है। और उसी प्रवाह को रोकने के लिए जो उच्च सांद्र विलयन के अणु के ऊपर जो दाब लगाया जाता है उसको प्रसरणी दाब बोलते हैं। और विपरीत प्रसरण की बात होगी तो विपरीत प्रसरण वह प्रक्रिया होगा, प्रसरण दाब जो लगाया जाता है उस दाब से और ज्यादा अधिक दाब लगा दो तो उच्च सांद्र के अणु निम्न सांद्र की ओर प्रवाह होने लगे। समझो इसको, देखो जब ये प्रसरण हो रहा है तो इस प्रसरण को रोकने के लिए उच्च सांद्र के ऊपर दाब लगाएगा तो निम्न सांद्र से उच्च सांद्र की अणु आना बंद हो जाएंगे। अब इतना दाब लगा रहा है कि निम्न सांद्र से उच्च सांद्र की ओर जो अणु आ रहा था वो आना बंद हो गया। अब इसमें क्या होगी, अगर मान लो कि यहाँ पे 10 एटीएम का प्रेशर लग रहा है, 10 एटीएम का प्रेशर लगा दो तो इधर से इधर अणु आना बंद हो जाएंगे। अगर इसी प्रेशर को बढ़ा दो, क्या करो 10 एटीएम की जगह आप यहाँ पे 15 एटीएम और कर दो, यानी 25 एटीएम कर दो। कितना एटीएम कर दो? 25 एटीएम प्रेशर कर दो, यानी 15 एटीएम प्रेशर और बढ़ा दो। तब 15 एटीएम प्रेशर और बढ़ाने से क्या होगा, अब क्या होगा, उच्च सांद्र के अणु एसपीएम के द्वारा निम्न सांद्र की ओर प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। इतना प्रेशर बढ़ा दो कि उच्च सांद्र के अणु निम्न सांद्र की ओर प्रवाह होने लगे तो वह प्रक्रिया विपरीत प्रसरण कहलाती है। यहाँ पे देखो, जब प्रसरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो उच्च सांद्र विलयन के अणु अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्र विलयन के अणु की ओर प्रवाह होने लगती है तो यह प्रक्रिया विपरीत प्रसरण कहलाती है। क्लियर है बातें? जब प्रसरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो उच्च सांद्र विलयन के अणु एसपीएम के द्वारा अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्र वाले विलयन के अणु की ओर प्रवाह होने लगती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विपरीत प्रसरण कहलाएगी। क्लियर है बातें? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट करो अच्छे से, और जितने भी क्वेश्चंस का आंसर है एकदम सरल भाषा में और बेहद ही आसान भाषा में, किताबी भाषा हटके बेहद ही आसान भाषा में सारा एक्सप्लेनेशन है। आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो, फिर अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, इसको आप कॉपी करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हो और इसे राउल्ट के नियम से उल्लेख करें। ये जो दो क्वेश्चंस आपके 6 नंबर और 7 नंबर, ये दोनों 5 नंबर के पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस में। हिमांक के अवनमन और क्वथनांक के उन्नयन दोनों के उल्लेख राउल्ट के नियम से आपको करना है और दोनों 5 नंबर के सवाल आएंगे। इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहले हिमांक के अवनमन की अगर बात करो तो हिमांक का अवनमन होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई भी विलायक लिया, जैसे पानी लिया तो प्योर पानी होना चाहिए, या तो फिर बेंजीन लिए हो तो प्योर बेंजीन, इथाइल एल्कोहल लिए हो तो प्योर इथाइल एल्कोहल। जब किसी शुद्ध विलायक में उसमें अवाष्पशील विलय को डाला जाता है तो विलयन के वाष्पदाब में कमी होती है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को डाला जाता है तो विलयन के वाष्पदाब में कमी होगी। अब ये विलयन के वाष्पदाब में कमी कैसे होगी? अब जैसे एग्जाम्पल की अगर बात कर लो, मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर पे कोई द्रव दे रखा और ये कैसा द्रव है? ये आपका है शुद्ध विलायक। कैसा विलायक है? शुद्ध विलायक है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है? शुद्ध विलायक है। अगर ये शुद्ध विलायक है तो इस विलायक का अपना कुछ वेपर प्रेशर बनेगा, है ना। अब क्या बनेगा? इसका अपना कुछ दाब बनेगा, वाष्प दाब बनेगा। अगर इस विलायक में किसी अउड़नशील विलय को आप डाल दो, क्या डाल दो? इसमें किसी विलय को डाल दो, चीनी डाल दो, नमक डाल दो, है ना, ग्लूकोज डाल दो, यूरिया डाल दो, किसी भी विलय को डाल दो। जब इसमें आप विलय को डालते हो तो ये विलायक क्या बन जाता है? विलयन। जब इस शुद्ध विलायक में किसी विलय की मात्रा को मिलाते हो तो ये क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। और विलयन बनने के बाद जो इसकी वेपर प्रेशर होंगे उस वेपर प्रेशर में कमी होंगे। कैसे कमी होंगे? देखो, जब ये शुद्ध विलायक था तो इसका कुछ वाष्प दाब ऐसे ऐसे बन रहा था। अब इसमें विलय की मात्रा को डाले हो तो जब किसी विलय को डालोगे तो विलय का कुछ अंश इस ये जो द्रव है इस द्रव के नीचे वाली सतह पे भी होंगे, कुछ द्रव बीच वाले सतह पे भी होंगे और कुछ द्रव ऊपरी सतह पे हो जाएंगे।
कुछ विलय की मात्रा ऊपरी सतह पर हो जाएगा, और जहां पे ऊपरी सतह पर इसके द्रव की मात्रा होगी वहां से वाष्प निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे, तो इसके कारण इस विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी और इसे ही हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन हम हिमांक के अवनमन की अगर बात करें, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को डाला जाता है, तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है। विलयन बनेगा तो उस विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी, और जब विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी तो उस विलयन के हिमांक में भी कमी हो जाएगी, और इसे ही अपन क्या कहेंगे, हिमांक का अवनमन। इसे ही हम कहेंगे हिमांक का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। अवनमन का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लो, तो हिमांक अवनमन को एक और तरीके से लिख सकते हो। विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक, विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक का अंतर, दोनों का क्या अंतर, विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक का अंतर क्या कहलाएगा, हिमांक का अवनमन कहलाएगा। इसी को क्या बोलोगे आप, हिमांक का अवनमन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हिमांक के अवनमन को सूचित करेंगे डेल्टा टीएफ से। क्या सूचित करेंगे, डेल्टा टीएफ। एक फॉर्मूला इसमें याद रखना, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है, डेल्टा टीएफ मतलब हिमांक का अवनमन, और डेल्टा टीएफ किसके बराबर होगा, डेल्टा टीएफ बराबर होगा विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक दोनों का अंतर। विलायक के हिमांक को लिखेंगे टीएफ नॉट माइनस विलयन के हिमांक को लिखेंगे टीएफ। अब इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, हिमांक का अवनमन। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, इसी को क्या बोलोगे, हिमांक का अवनमन। अगर इसी हिमांक के अवनमन को किससे रिलेट करना है, राउल्ट के नियम से। अब यहां से हम इसको रिलेट करेंगे राउल्ट के नियम से। ध्यान देना, इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे अपन, राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का हिमांक है ना, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का हिमांक उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। मोलल सांद्रण की अगर बात कर लो तो मोलल सांद्रण होता है आपकी मोलरता, मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, और ये समानुपाती होगा राउल्ट के नियमानुसार, समानुपाती होता है। क्लियर है बातें, चलो ध्यान से लिखो, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार बात करेंगे। हिमांक के अवनमन क्या होते हैं, बातें समझ में आ गई। अब इस हिमांक के अवनमन को राउल्ट के नियम से आपको उल्लेख करना है। जो राउल्ट का नियम है उसके अनुसार आपको क्या करना है, इस नियम का उल्लेख करना है। तो सिंपल छोटी सी बात याद रखो, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के हिमांक के अवनमन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती, यानी उस विलयन के मोलल सांद्रण के समानुपाती। जिस विलयन का आपको हिमांक का अवनमन चाहिए उसी के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है राउल्ट के नियम के अनुसार। अब यहां से देखो ध्यान से, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का हिमांक उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती। अब किसी विलयन के हिमांक का अवनमन लिख दो, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको क्या करो, अवनमन लिखो, अवनमन। ठीक है, अवनमन यानी डेल्टा टीएफ किसके समानुपाती होगा, मोलल सांद्रण, और मोलल सांद्रण को लिखेंगे स्मॉल एम से। मोलल सांद्रण को अपन किससे लिखेंगे, स्मॉल एम से। अब डेल्टा टीएफ समानुपाती स्मॉल एफ, तो डेल्टा टीएफ इस समानुपाती को हटाओगे तो एक कांस्टेंट का वैल्यू आएगा जिसको बोलेंगे केएफ। हिमांक के अवनमन की बात होगी, इस समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, केएफ। अब डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ जैसे का तैसा इनटू एम बराबर है, इस m को बोलेंगे, m बराबर क्या होगा, m बराबर होगा, यहां से देख लो, m बराबर क्या हो जाएगा,
स्मॉल m बराबर होता है मूललता। क्या होता है ये? मूललता। स्मॉल m बराबर होता है मूललता, और मूललता का फॉर्मूला आपको मालूम है, मूललता बराबर होता है मोल बटा केजी, होता है ना, मोल बटा केजी। अब स्मॉल m मूललता, मूललता बराबर विलय के मोल बटे विलायक के द्रव्यमान, स्मॉल m बटा कैपिटल W इंटू 1000, और ये कैपिटल W को किस में लोगे? किलो में लोगे, तो किलो में लोगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू n बराबर होता है विलय के मोल, तो n बराबर क्या होगा? मोल बराबर विलय के द्रव्यमान गुने 1000 बटे विलय का आणविक द्रव्यमान गुने विलायक का द्रव्यमान। ये आपके फॉर्मूला किसके निकल गए? डेल्टा TF। तो डेल्टा TF बराबर क्या होता है? KF इंटू स्मॉल w बटा स्मॉल m गुने 1000 बटा कैपिटल W। अब यहां से बात कर लो कि राउल्ट के नियम अनुसार जो डेल्टा TF है, हिमांक का अपनमन, राउल्ट के नियम अनुसार हिमांक का अपनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है ना, उस विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती हो रहा है। अब इसके कारण ये जो हिमांक का अपनमन है एक अनुसंख्य गुणधर्म है। इसके ग्राफ की अगर बात कर लो तो छोटा सा ग्राफ एक आएगा हिमांक के अपनमन में। तो ग्राफ इसमें किस प्रकार से आएंगे, देखो ये है आपका, ठीक है, हिमांक का अपनमन, यहां से ये बिंदु बना लो, ठीक। हिमांक के अपनमन की बात करो तो ये जो ग्राफ इसके बनेंगे ना, ये इसमें विलायक और विलय का ग्राफ आपको बताना है कि विलायक का ग्राफ, जो विलायक के वाष्प दाब होंगे, वाष्प दाब उसके कम होंगे, और सॉरी विलायक के वाष्प दाब अधिक होंगे और विलयन के वाष्प दाब कम होंगे। तो इस तरह से छोटा सा ग्राफ एक आएगा। यहाँ लिख लो वेपर प्रेशर, ठीक है, ये हो गया वेपर प्रेशर, और ये आपके हो गए टेम्परेचर। टेम्परेचर तो टेम्परेचर, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा? विलायक का बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए इसमें क्या करना है? वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो आपको इस तरह से ग्राफ को बना सकते हो, यहां से ऐसे, ये और इन दोनों के ग्राफ को इस तरह से ये मिला दो। ये है आपका किसका ग्राफ? ये विलायक का और ये विलयन का, ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों के बीच को क्या बोलोगे? डेल्टा TF, ठीक है, इन दोनों के बीच को क्या बोलोगे? डेल्टा TF। क्लियर है बात है? चलो, तो इतने सवाल आएंगे। एक लाइन इसमें और लिख सकते हो, एक लाइन क्या लिख सकते हो? राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, राउल्ट के नियमानुसार हिमांक का अवनमन, ये जो हिमांक के अवनमन है विलय के मोलों के समानुपाती हो रहे हैं। किसके समानुपाती? विलय के मोलों की संख्या पर, विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। अतः यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है, यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। क्लियर है बातें? चलो, राउल्ट के नियमानुसार हिमांक का अवनमन, ये जो हिमांक का अवनमन है ना, ये विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। ये जो विलय के मोल है इसकी संख्या पर डिपेंड करेगा, जिसके कारण इस हिमांक के अवनमन को आप क्या बोलोगे? एक अनुसंख्य गुणधर्म के नाम से जानोगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन 5 नंबर में सवाल आते हैं, आपको इतना लिखना है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन बढ़ा करके 5 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ये भी आने की संभावना है 90%। ये दोनों क्वेश्चंस में कोई एक क्वेश्चन आप लिख के आओगे बिहार बोर्ड में। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हो? क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है और राउल्ट के नियम से इसको उल्लेख करना है। सेम बात है, जो चीजें इसमें वही चीजें इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? जब किसी शुद्ध विलायक में, अगर आपके पास कोई शुद्ध विलायक है, उसमें किसी विलय को आप डालते हो तो वो जो विलायक है वो विलयन बन जाता है, और विलयन बनने के बाद उस विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को डाला जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को डाला जाता है
तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है। जब विलयन बनेगा तो उसके वेपर प्रेशर में कमी होगी, विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है तथा उसके क्वथनांक में वृद्धि, तथा उसका जो क्वथनांक होता है वो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसे ही हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उन्नयन मतलब होता है बढ़ जाना, उन्नयन मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को डालोगे तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी और उसके क्वथनांक में, विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी और उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी, और इसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन। इसको एक लाइन में और क्या लिख सकते हो, ये देखो एक लाइन में लिख सकते हो, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक एवं विलायक के क्वथनांक, एवं विलायक के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक एवं विलायक के क्वथनांक के अंतर, दोनों के अंतर, दोनों के अंतर क्या कहलाएंगे, क्वथनांक का उन्नयन कहलाएंगे। दोनों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्लियर है बातें, ठीक है। छोटी सी अगर परिभाषा की बात करो तो विलयन का क्वथनांक एवं विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्या बोलोगे, क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक के उन्नयन को सूचित करेंगे अपन डेल्टा टीवी से। किससे सूचित करेंगे, डेल्टा टीवी। ये होता है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन बराबर होता है, क्या हो जाएगा इसमें, विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक टीवी और विलायक के क्वथनांक माइनस टीवी नॉट। अब इन दोनों के डिफरेंस यानी इन दोनों के अंतर क्या कहलाएंगे, क्वथनांक का उन्नयन। डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट, जहां पे टीवी बराबर क्या होगा, विलयन का क्वथनांक, और टीवी नॉट होगा विलायक का क्वथनांक। अब दोनों के अंतर क्या कहलाएंगे, क्वथनांक का उन्नयन। क्लियर है बातें। अब आ जाओ इसमें आगे। अब देखो इसमें बात हम कर लेंगे, अब इसको राउल्ट के नियम से उल्लेख करना है। क्या करना है, राउल्ट के नियम से उल्लेख करना है। तो चलो इसमें एरो देके पॉइंट्स लिखो। राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के क्वथनांक का, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती होगा, मोलल सांद्रण के। किसके समानुपाती, मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें आपको लिखना अनिवार्य रूप से। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। अब ये किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन की अगर बात कर लो तो विलयन के क्वथनांक का उन्नयन क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी किसके समानुपाती होगा, तो मोलल सांद्रण के समानुपाती, मोलल सांद्रण स्मॉल m, ठीक है। अब डेल्टा टीवी में इस समानुपाती को हटाओगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, केबी, केबी डॉट एम। अब यहां से देख लो, हिमांक के अवनमन में इस समानुपाती को हटाए तो कांस्टेंट का वैल्यू आया था केएफ। इसको क्या बोलेंगे, हिमांक स्थिरांक। क्या बोलेंगे इसको, हिमांक स्थिरांक यानी फ्रीजी केएफ। हिमांक के अवनमन में केएफ और क्वथनांक के उन्नयन में केवी, इसको बोलेंगे क्वथनांक स्थिरांक। ठीक है। अब स्मॉल m बराबर होता है मोललता, और मोललता बराबर होता है विलय के मोल बटे विलायक के द्रव्यमान। ये फॉर्मूला होते हैं। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल m बराबर विलय के मोल बटे विलायक के द्रव्यमान, विलय के मोल बटे विलायक के द्रव्यमान, और विलायक के द्रव्यमान के ऊपर में क्या होंगे 1000, क्योंकि द्रव्यमान को किस में लिखोगे, किलो में लिखोगे। अब यहां से डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू ये जो स्मॉल n है, ये स्मॉल n आपका विलय के मोल है, तो विलय के मोल बराबर होता है विलय के द्रव्यमान गुने 1000 है तो 1000 बटे कैपिटल W, विलय के मोल बटे विलय के द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान, ये स्मॉल m नीचे इंटू कैपिटल W। ये आपके फॉर्मूले क्या निकल गए, ये निकल गए डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक का उन्नयन बराबर। क्लियर है बातें। अब यहां से एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ क्या बना सकते हो, देखो ग्राफ इसमें किस प्रकार से कैसे बनेगा, ये है और ये। क्लियर है। चलो इस बिंदु को हमने माना क्वथनांक बिंदु,
इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, क्वथनांक बिंदु। अब इस क्वथनांक बिंदु में क्या करना है, एक तरफ होगा टेम्परेचर और दूसरी तरफ होगा वेपर प्रेशर, वाष्प दाब और तापमान। अगर हम यहां से कोई बिंदु को लिए ऐसे और इसके टेम्परेचर को बढ़ा के हम इसके वाष्प दाब के बराबर किए, क्या किए, इसके टेम्परेचर को बढ़ा के वाष्प दाब के बराबर, फिर इसके नीचे यहां से लिए कोई और इसके वाष्प दाब को बढ़ा के टेम्परेचर के बराबर, इसके वाष्प दाब के बराबर, ध्यान देना इसमें, ये वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर। अब यहां से ये बातें बताओ, जब किसी विलयन में विलय को डालते हो, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी विलय को डालते हो तो विलायक के वाष्प दाब में कमी होता है, विलयन के वाष्प दाब में कमी होता है। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी विलय को डाला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है। तो विलयन के वाष्प दाब कमेंगे, तो ये वाष्प दाब, इन दोनों में कौन सा विलयन का वाष्प दाब है, कौन सा विलायक का वाष्प दाब है, तो विलयन का वाष्प दाब कम होगा, यानी ये है आपका विलयन, ये क्या है आपका विलयन। और विलायक के वाष्प दाब में वृद्धि होता है, तो विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होता है ना, ये है विलायक का वाष्प दाब, क्लियर। ये विलायक और ये विलयन। विलायक की अगर बात करो तो इसका टेम्परेचर का बिंदु ये और इसके टेम्परेचर के बिंदु ये। अब इन दोनों तापमान के अंतर को क्या बोलोगे, डेल्टा टीएफ। क्या बोलोगे इसको, डेल्टा टीएफ। तो ये ग्राफ आपको बनाना होगा, ये ग्राफ बना लो और ये एक्सप्लेनेशन लिख लो, पूरे नंबर मिलेंगे। और एक लाइन और इसमें क्या लिख देना है, ये लाइन फिर से, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, ये जो राउल्ट के नियमानुसार होंगे डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक का उन्नयन, राउल्ट के नियमानुसार जो क्वथनांक का उन्नयन होगा ये किसके बराबर होंगे, क्वथनांक के उन्नयन विलय के मोलों पे डिपेंड करेंगे। किस पे डिपेंड करेंगे, विलय के मोलों की संख्या पर, विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करेंगे, विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः क्वथनांक का उन्नयन भी क्या है, अतः क्वथनांक का उन्नयन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, क्वथनांक का उन्नयन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। ये अनुसंख्य गुणधर्म से सवाल है, क्लियर है। विलयन का सबसे हिटेड टॉपिक अनुसंख्य गुणधर्म। टोटल 4 प्रकार के होते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। एक होता है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक का अवनमन और चौथा होता है प्रसरण दाब। तो अनुसंख्य गुणधर्म के ये दोनों सवाल है और यही सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। आप इसको फट से कॉपी कर लो, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, आप इसको कॉपी करो। अगला सवाल है प्रसरण दाब। प्रसरण दाब किसे कहते हैं और सिद्ध करें कि प्रसरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है, क्लियर। तो इसी वीडियो में क्वेश्चंस नंबर 3 या 4 में होंगे, है ना, कि इससे पहले प्रसरण दाब की बातें कर चुके थे, प्रसरण और प्रसरण दाब का, साथ में विपरीत प्रसरण का। तो प्रसरण दाब को समझने के से पहले प्रसरण को जानना अनिवार्य है। प्रसरण दाब को तभी समझ पाओगे जब आप प्रसरण को अच्छे से जानोगे। तो सबसे पहले प्रसरण की अगर बात कर लो कि प्रसरण क्या होता है ना, प्रसरण क्या होता है। मान लो आपके पास कोई 2 कंटेनर है, एक इस प्रकार से और दूसरा इस प्रकार से। अब दोनों कंटेनर को क्या करो, एक दूसरे से जोड़ दो, दोनों कंटेनर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो एक पाइप के जरिए, ठीक है ना, कनेक्ट हो गया। और इस कंटेनर में यहीं कहीं बीच में, है ना, इस पाइप के बीच में एक इस प्रकार का यंत्र लगाओ, है ना। अब इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र। ये देखो, 2 कंटेनर, दोनों कंटेनर को आपस में पाइप के द्वारा जोड़ दो और बीच में क्या लगा दो, एसपीएम। ये है आपका एसपीएम, जिसको बोलोगे अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। अब इस कंटेनर में देखो रहेगा क्या, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में विलयन होंगे, दोनों कंटेनर में क्या होगा, विलयन। एक में होगा निम्न सांद्र वाला विलयन, यह है आपका निम्न सांद्र का विलयन, और यह है उच्च सांद्र का विलयन। ये वैसे विलयन है जिसकी सांद्रता निम्न होगी, मतलब तनु घोल होगा, और ये वैसे विलयन है जिसकी सांद्रता उच्च होगी, मतलब गाढ़ा घोल है। एक विलयन है आपका पतला घोल का, दूसरा विलयन है गाढ़ा घोल का। तो
पतले घोल के विलयन और गाढ़े घोल के विलयन दोनों के जरिए दोनों एक पाइप से कनेक्ट है और इसी पाइप में एक लगा है एसपीएम, जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। अब इसमें होता क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स यानी अर्धपरागम झिल्ली हिंदी में इसका नाम है। इसमें इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छिद्र हमको दिखते नहीं है बट छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे जिससे अणुओं का प्रसरण होता है। कौन से अणुओं का? तो जिसकी सांद्रता कम होती है। देखो समझो इस बात को, जब निम्न सांद्र के अणु एसपीएम के द्वारा उच्च सांद्र के अणुओं की ओर स्वतः प्रवाह होने लगे तो वह प्रक्रिया प्रसरण कहलाती है। क्लियर है बातें? जब निम्न सांद्र के अणु एसपीएम के द्वारा उच्च सांद्र के अणुओं की ओर स्वतः प्रवाह होने लगे तो वह प्रक्रिया प्रसरण कहलाती है। पहली बात है। अब हमको समझना है प्रसरण दाब। प्रसरण बातें समझ में आ गई, अब प्रसरण दाब बताना है। अब देखो प्रसरण प्रक्रिया में क्या हो रहा है, निम्न सांद्र के अणु उच्च सांद्र की ओर ट्रांसफर हो रहा है ना। निम्न सांद्र के अणु किधर जा रहा है? उच्च सांद्र के अणुओं की ओर। किसके द्वारा? एसपीएम के द्वारा। अगर हमको इस प्रसरण को रोकना है, क्या करना है? इधर से इधर जो अणु आ रहा है, हमको कुछ ऐसा करना है कि इधर से इधर अणु आना बंद हो जाए। क्लियर? हमको कुछ ऐसा चीजें करनी है, कुछ ऐसी काम करनी है जिसमें निम्न सांद्र के अणु जो उच्च सांद्र के अणुओं की ओर जा रहा है वो अणु जाना बंद हो जाए। तो हम क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, हम जो उच्च सांद्र है ये उच्च सांद्र के ऊपर दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसके ऊपर प्रेशर, इसके ऊपर दाब लगाएंगे। जैसे इसके ऊपर दाब लगाओगे, ये जैसे दाब लगाओगे तो इधर से जो अणु आ रहा था, ये जो पानी है ये उच्च सांद्र वाले अणु है, ये इसका प्रेशर अंदर की ओर लगाएगा। किधर लगाएगा? अंदर की ओर लगाएगा ना। जैसे ही इस जल के ऊपर दाब लगाओगे, जैसे ही प्रेशर लगाओगे उच्च सांद्र के ऊपर, तो ये जो इसके अणु है, ये अणुओं का प्रेशर किधर लगेगा? एसपीएम की तरफ। अब जो इधर से अणु आ रहा था, निम्न सांद्र वाले आ रहे थे, वो आना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो प्रसरण की क्रिया रुक जाएगी। तो क्या होगी? प्रसरण की क्रिया रुक जाएगी। ध्यान देना, जब निम्न सांद्र के अणु उच्च सांद्र के अणु की ओर स्वतः प्रवाह होगा तो प्रसरण कहलाएगा। दूसरी बात क्या है कि हम उच्च सांद्र के अणुओं के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो जैसे प्रेशर लगाएंगे तो इसके अणु इस पाइप के द्वारा एसपीएम की ओर इधर प्रेशर लगाएगा, तो इधर से जो अणु आ रहा था वो अणु आना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो वो रुक जाने से प्रसरण की क्रिया रुक जाएगी। तो प्रसरण की क्रिया को रोकना है, तो उसी प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए हम उच्च सांद्र के ऊपर क्या लगाए? प्रेशर लगाए, दाब लगाए। तो इसी दाब को आप क्या बोलोगे? प्रसरण दाब। तो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए, प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए उच्च सांद्र विलयन के अणुओं के ऊपर जो दाब लगाया जाता है, उसी दाब को आप क्या बोलोगे? प्रसरण दाब बोलोगे। क्लियर है बातें? प्रसरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए उच्च सांद्रता वाले विलयन के ऊपर जो दाब लगाया जाता है वह कौन सा दाब कहलाता है? वह प्रसरण दाब कहलाता है। क्लियर है? अब इसमें देखो इसका एक्सप्लेनेशन। प्रसरण दाब तो कहलाएगा। अब प्रसरण दाब को किससे सूचित करोगे? ये जो प्रसरण दाब है, प्रसरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है। किससे? पाई से सूचित किया जाता है। इसको पाई से सूचित करोगे। पाई से सूचित किया जाता है ना। सिग्मा पाई वही पाई है, पाई से सूचित किया जाता है। अब देखो इसमें जो बात आएगी सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो प्रसरण दाब है, प्रसरण दाब किसी भी विलयन के जो प्रसरण दाब होंगे, प्रसरण दाब विलयन के सांद्रता मतलब मोलरता, सांद्रता और ताप के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? सांद्रता और ताप के समानुपाती होता है ये प्रसरण दाब। अब यहां से बात कर लो, प्रसरण दाब जो पाई है वो किसके समानुपाती होंगे? सांद्रता मतलब C, और किसके समानुपाती होंगे? ताप के। तो पाई समानुपाती T। तो समानुपाती जो पाई है प्रसरण दाब, वो सांद्रता के समानुपाती और तापमान के भी समानुपाती। तो इसको पाई समानुपाती C इंटू टी बोलो, लिख सकते हैं ना। पाई समानुपाती C इंटू टी। पाई किसके समानुपाती है? C इंटू टी के। अब इस समानुपाती को हटाओ देते, कांस्टेंट का वैल्यू आएगा जिसको बोलेंगे R।
क्या आएगा इसमें कांस्टेंट का वैल्यू आर, तो आर का वैल्यू फिक्स होता है 0.0821 ऐसा कुछ। तो पाई इक्वल टू, यहां से हम इसको अरेंज कर ले, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा सी आर टी। अगर इसको अरेंज कर ले तो पाई बराबर सी आर टी। अब इसी पाई को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हो, पाई इक्वल टू सी बराबर होता है सांद्रता, सांद्रता बराबर होता है विलय के मोल बटे बिलियन का आयतन, तो एन आर टी बटा वी, एन आर टी बटा वी। या तो फिर इसको और एक्सपेंड कर सकते हो, v इक्वल टू, इसको चाहो तो और कर सकते हो, v बराबर क्या हो जाएगा एन आर टी बटे पाई। अब नॉमरिकल में जैसा इस्तेमाल होगा वैसे फॉर्मूले को लिख सकते हो। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब यहां से देखो, आपको ये सिद्ध करना है कि यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। क्या करो, यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो देखो सिद्ध यहां से करना है, तो हम यहां से पॉइंट्स में एरो डाल के लिख देते हैं। राउल्ट के नियमानुसार, ये सारे राउल्ट के नियम पे आधारित है। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का प्रसरण दाब, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का प्रसरण दाब, ये जो प्रसरण दाब होंगे यानी पाई, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का प्रसरण दाब यानी विलयन का प्रसरण दाब, ये जो n है इसको बोलेंगे मोल। प्रसरण दाब विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। प्रसरण दाब किस पर डिपेंड करेगा, विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करेगा, विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अतः इसी की वजह से, अतः प्रसरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है, अतः प्रसरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। क्लियर, इसी की वजह से प्रसरण दाब क्या है, एक अनुसंख्य गुणधर्म है। अब अनुसंख्य गुणधर्म होने का सबसे बड़ा कारण है कि अनुसंख्य गुणधर्म जो होंगे वो डिपेंड करेंगे विलय के कणों की संख्या पर, विलय की प्रकृति पर नहीं बल्कि विलय की कणों की संख्या पर। ये भी सवाल बिहार बोर्ड में आते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस, कि किसी विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है। जब किसी विलायक में हम विलय को डालते हैं तो कौन सा विलय डाले हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, कितना विलय डाले उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो कोई विलयन है तो उस विलयन में आपने, जैसे पानी है, पानी में आपने चीनी मिला दिया, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी मिला दो या 20 ग्राम चीनी मिला दो या 50 ग्राम नमक मिला दो, तो उस पानी में आपने नमक मिलाया, चीनी मिलाया कि ग्लूकोज मिलाया कि यूरिया मिलाया, इन बातों पे इससे कोई मतलब नहीं, इन बातों से कोई मतलब नहीं है अनुसंख्य गुणधर्म को। केवल इन बातों से मतलब है कि अगर आपने चीनी मिलाया तो कितना ग्राम चीनी मिलाया, कितना मोल चीनी मिलाया, अगर आपने ग्लूकोज मिलाया तो कितना मोल ग्लूकोज मिलाया, अगर आपने नमक मिलाया तो कितना मोल नमक मिलाया, कितनी मात्रा आपने मिलाई विलय की, उस पर डिपेंड करेगा अनुसंख्य गुणधर्म। क्लियर है बातें। तो किसी विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म हमेशा मोलों की संख्या पर डिपेंड करेगा, चाहे वो प्रसरण दाब वाली बात हो, चाहे वो क्वथनांक के उन्नयन वाली बात हो, या तो फिर हिमांक के अवनमन वाली बात हो, सारे में विलय के मोलों की संख्या पे डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में एकदम आने वाले 2023 में, आप लिख के आओगे सारे के सारे क्वेश्चंस, विलयन का, ठोस अवस्था का और पिछले वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लियर है। तो सारे का अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो और एग्जामिनेशन की तैयारी करो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।